सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कहने का मतलब क्या है कि कोई सॉलिड होगा, उसका उष्मा या हीट को कंटेन करने का कैपेसिटी कितना होगा। ठीक है, तो ये उसका मीनिंग निकलता है। तो देख लेते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, हीट कैपेसिटी वह अमाउंट ऑफ मैटर है किसी मटेरियल का, ठीक है, जिसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसी पदार्थ का टेम्परेचर को, है ना, जितना उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी वही क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी। और कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी होता है वो आपने पढ़ा होगा, CV इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों लिया गया है, क्योंकि मान के चलो कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, इसको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो कई बार ये होता है कि इसमें प्रसार होने लगता है ना। तो हमको ये प्रसार होने नहीं देना है, क्योंकि प्रसार यदि होगा, एक्सटेंशन यदि होगा, तो वो एक्स्ट्रा हीट ले लेगा। एक्स्ट्रा हीट ले लेगा क्यों, क्योंकि उसको एक्सटेंशन के लिए भी हीट चाहिए। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, इसको रिजिड कर देते हैं, उसके बाद इसको हीट देते हैं। तो जो ये हीट 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ने पे जो हीट जरूरी होगी वही क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी। समझ में आ रहा है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, यदि हम मटेरियल को कांस्टेंट कर दें, 1 ग्राम ले लें, ठीक है, मटेरियल को क्या कर दें, फिक्स कर दें, 1 ग्राम ले लें, तो 1 ग्राम पदार्थ के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कब हुआ, जब हम मटेरियल को 1 ग्राम कर दिए। ठीक है, पहले क्या था, कोई वहाँ ग्राम व्राम नहीं था, बस वहाँ पे किसी भी मटेरियल को कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 डिग्री सेल्सियस हमको बढ़ाना था, वॉल्यूम बढ़ने नहीं देना था बस। तो इसके लिए जो क्लासिकल थ्योरी दिया गया, क्लासिकल थ्योरी मतलब प्राइमरी स्टडी जो किया गया, उसमें क्या बताया गया कि जो सॉलिड होता है, आइडेंटिकल सॉलिड किसे कहेंगे, जो इंडिविजुअल एटम से बने हों, है ना, इंडिविजुअल एटम से बने हों, है ना, इंडिविजुअल एटम मतलब सिंगल सिंगल एटम से बने हों, ये फिक्स नहीं होते, मतलब ये क्या होते हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं। एटम के लिए पढ़े होंगे आपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वाइब्रेशन ये करते रहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी भी इसमें होती है कुछ ना कुछ। ठीक है, मतलब वो वाइब्रेशन करते रहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब परम ताप पर भी क्या करते हैं, भले ही स्लो मोशन में, लेकिन वाइब्रेशन तो करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रत्येक एटम के लिए डिग्री ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी, 3 होगी, 3 दिशा में वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, अतः इसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मान सकते हैं। अब एक डायरेक्शन में जो एटम की एनर्जी होगी वो क्या होगी, वाइब्रेशन के लिए kT होगी। अगर 3D में बात करें तो क्या हो जाएगा, 3kT हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी, 3kT हो जाएगी। एक डायरेक्शन में अगर एनर्जी क्या है, kT है, तो 3 डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 3kT। अब यहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर है, K वोल्टेज मान कॉन्स्टेंट है। अब एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल नहीं, एक मोल की बात करते हैं, है ना, जिसे हम मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो एक मोल की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एवोगैड्रो हम डाल देंगे, यहाँ पे एक मोल, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3kT को, है ना। अब k की वैल्यू क्या होता है, R अपॉन n, R मतलब गैस कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है, चूंकि सॉलिड के लिए लिया गया है, और ये क्या हो गया आपका n एवोगैड्रो नंबर। k की जगह पे हम R/n रख देते हैं, n कट गया, बचा क्या, 3RT। तो यही क्या होता है आपका हीट कैपेसिटी 1 मोल सॉलिड के लिए होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन के आधार पे हम देखे हैं, डेफिनेशन क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी इतना आता था। इक्वेशन नंबर 1 हमने उसको नाम दिया था। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ही आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन में ई की वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 3RT। 3RT यहाँ पे रख दिए, डेल्टा डेल्टा कट गया, टी कट गया, बचा क्या, 3R। तो 3R हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कैपेसिटी आ गया। R की वैल्यू आपको मालूम है होना कितना होता है, 1.99 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5.97।
अब ये 5.97 क्या हो गया, ये कैलोरी हो गया। एनर्जी हम कैलोरी में नापते हैं, पर डिग्री ग्राम पर एटम। ग्राम पर एटम मतलब एक एटम के लिए ये जो है आपका पर एटम इतना ग्राम जो है निकल रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू ड्यूलांग और पेटिट के द्वारा जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकाला गया उसके लगभग बराबर ही आता है। ये जो वैल्यू आता है 6 है ना, लगभग 6 ना, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, लगभग 6 के आसपास हो गया। तो ये जो वैल्यू है वो ड्यूलांग और पेटिट के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट किया गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो पाया गया उसके बराबर ही आता है। तो इसको हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी इंटू एटॉमिक वेट इज इक्वल टू अप्रॉक्स 6, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स या एलिमेंट्स ही बोलो, उनका हीट कैपेसिटी जो है निकाला गया है। यहाँ पे एटॉमिक वेट उनका लिया गया है। स्पेसिफिक हीट क्या क्या होता है, स्पेसिफिक हीट मतलब 1 ग्राम पदार्थ का जो हीट कैपेसिटी होता है वो इतना इतना होता है, ठीक है, 1 ग्राम का। तो उसको उसका एटॉमिक वेट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, या हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी जो है मिल जाएगा। तो ये वैल्यू 6 के लगभग लगभग ही है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने और रैनो ने ये क्लियर किया कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा है, ये वैल्यू लगभग सामान्य टेम्परेचर पे है। सामान्य टेम्परेचर मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या घटा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने ये बताया कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो हीट कैपेसिटी का मान भी बढ़ जाता है, लगभग लगभग 9 तक पहुंच जाता है ना। हीट कैपेसिटी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से हीट कैपेसिटी का मान बढ़ जाता है, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट भी बढ़ती होगी। मोलिकुलर वेट तो नहीं बढ़ता होगा, एटॉमिक वेट है ना, एटॉमिक वेट तो बढ़ता नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको ग्राफ के रूप में अगर हम इस वैल्यू को दिखाएं तो क्या होगा, हमको सीधा सीधा 3 kT मिलेगा, मतलब सीधा लाइन मिलेगा। लेकिन यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट चूंकि होता है ये, तो रेने या कुछ साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि यह सदैव जो रूल है वो सही नहीं होता, बल्कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से हीट कैपेसिटी बहुत अधिक हद तक घट जाती है। मतलब कितना, 6 की जगह पे 3, 2 इत्यादि वैल्यू आने लगता है। तो ये तो था हमारा हीट कैपेसिटी। इसके आगे हम देखेंगे इसका जो क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या होगा, है ना। तो पहले हीट कैपेसिटी आप जो है देख लो, है ना, एक बार। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बहुत ईजी है, आपने इसको पढ़ा भी है, बीएससी 3rd ईयर की बुक में ये दिया हुआ है। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई पॉइंट और है नहीं, यहाँ पे पॉइंट इतना ही है समझने लायक कि सॉलिड जो होता है, आइडेंटिकल सॉलिड अगर हम मान लेते हैं तो वो फिक्स नहीं होता, वाइब्रेशन करते रहता है। और परम ताप पे भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो में इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है 12 hν, जो हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट में जो होता है उसमें 0 पॉइंट एनर्जी होती है, 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 12 hν, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है वाइब्रेशन करते ही रहता है। जब हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, है ना, पसंद आया होगा तो। सो थैंक यू, है ना।